जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IFRS 16 MCQ शुरू करते हैं। निकालो भाई पहला MCQ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर। अच्छा, आप बेशक ऐसा करें कि भी वीडियो पॉज करके ना आप पहले 5 MCQ ट्राई कर लें। चलें जी, आई होप आपने वीडियो पॉज करके पहले 5 MCQ ट्राई कर लिए होंगे। पढ़ना शुरू करते हैं जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 14, ये देखो ईयर एंड 30 सितंबर है। एन एंटिटी एंटर्ड इनटू टू लीज ट्रांजैक्शंस। एक एंटिटी ने दो लीज ट्रांजैक्शंस एंटर की। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अच्छा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट अमाउंट वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 14। On Yakam October 13, the entity made a payment of 9 lakh being the first of 5 equal annual payments. अच्छा यार, अगर ईयर एंड 30 सितंबर 14 है और यकम अक्टूबर 13 को हमारा हमने पेमेंट कर दी है, तो यकम अक्टूबर 13 को ही एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ 9 लाख बीइंग द फर्स्ट ऑफ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अंडर अ लीज एग्रीमेंट। तो मुझे बता दो, ये फिर एडवांस में हम पेमेंट कर रहे हैं या एरियर में पेमेंट कर रहे हैं? एडवांस में। ऑन यकम अक्टूबर एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ 9 लाख। एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। और कितनी पेमेंट्स है टोटल? 5। इम्प्लिसिट रेट क्या है? 10%। 10%। लेसी कौन सा रेट यूज करता है? एक्सेलेंट। लेसी इम्प्लिसिट रेट यूज करता है। और अगर उसको अपना इम्प्लिसिट रेट ना पता हो तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर, सॉरी, उसको लेसर का इम्प्लिसिट रेट ना पता हो तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अपना यूज करता है। अभी तो शुक्र है उसको इम्प्लिसिट रेट पता है। अच्छा, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स वाज इतने। यार ये सवाल लेसी के लेसर के, ये तो सोचा ही नहीं हमने। कैसे लेसी के? During the year end, entity entered into a two lease transactions. The entity made a payment. Excellent. यहां से पता चला ये सवाल लेसी के। The entity made a payment. तो what would be charge in profit or loss? अच्छा यार, पहली लीज में देख लो तो प्रेजेंट वैल्यू उसने खुद ही दे दी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज पेमेंट्स ऑन यकम अक्टूबर वाज ये। तो 9 लाख को आप 10% पे ना करो 5 साल पे डिस्काउंट। अगर आपने डिस्काउंट करना भी है ना तो 9 लाख को एक दफा अकेला लिखोगे और फिर बाकी जो 9 लाख है उनको 4 इयर्स के ऊपर करोगे। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? पहले साल का इंटरेस्ट और पहले साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा, पहले साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? मेरे भाई, पहले रेंटल में इंटरेस्ट नहीं होगा, दूसरे रेंटल में इंटरेस्ट होगा क्योंकि एडवांस का सवाल है। तो सॉल्यूशन में आओ। ये हमने यहां से बनाना शुरू किया। इसमें ये था, ये इंटरेस्ट। लेकिन ये जो ये है ना, ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है? ये यकम 10 13 से 30 9 14 तक का इंटरेस्ट है। तो असल में ये हमारे साल का इंटरेस्ट है। एक ये P&L में चला जाएगा। दूसरे एसेट की कॉस्ट भी है ये 3752, क्योंकि कोई IDC वगैरह और चीजें तो है नहीं। ये पकड़ के ये भी 5 से डिवाइड हो गई। ये तो हो गई हमारी पहली वाली लीज, जिसमें हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को एक्सपेंस में लेंगे। आगे पढ़ें। On Yakam January 14, the entity made a payment of 1,80,000 for 1 year lease of an item of equipment. 1 year lease का मतलब है शॉर्ट टर्म लीज है। अब अगर शॉर्ट टर्म लीज है तो इसकी पेमेंट हमने यकम जनवरी 14 को ही कर दी है। हमारा ईयर एंड बोलो क्या है? हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर 14। हमने पेमेंट किस दिन कर दी है? यकम जनवरी 13 को। सही है, 14 को। यकम जनवरी 14 को हमने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो हमने पेमेंट की है इसके 9 महीने हमारे साल में कवर होंगे, 3 महीने अगले साल में कवर होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्रीज। इसकी जर्नल एंट्रीज बताओ। आया कमाया या गया खर्च हुआ? गया खर्च हुआ। गया खर्च हुआ। अच्छा, यकम जनवरी को क्या एंट्री होगी? यकम जनवरी 14। वैसे ही मैं ना एंट्री जरा रिवाइज कराने के लिए करा रहा हूं, एंट्रीज कराना इस वक्त मकसूद नहीं है। यकम जनवरी 14 को क्या एंट्री होगी? रेंट। भाई शॉर्ट टर्म लीज है। रेंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? वो पूरा 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 करा, पेमेंट कर दी हमने। पढ़ो पकड़ो पढ़ो।
ऑन एकम जनवरी वी मेड अ पेमेंट, एडवांस में पेमेंट हो गई है पूरी 180. 1,80,000। Yes sir. अच्छा, अब यार जब मैं साल के एंड पे आके खड़ा हूंगा 30 सितंबर 14 को, तो मुझे बताओ मैं किराया कितना रिकॉर्ड करूं? 130. रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट, याद है यही एंट्रीज करवाई हुई है शॉर्ट टर्म लीज में। 1,80,000 में से कितना खर्चा रिकॉर्ड करूं? 1,80,000 12 महीने के, Yes sir. 9 मुझे कितने महीने का चाहिए? 9 months का. 9 मंथ्स का। तो बता दो कितना है? 135,000. 135,000। एंट्रीज करो, एंट्रीज करो जल्दी। 30 सितंबर 14 के साल की, बाकी खर्चा अगले साल रिकॉर्ड होगा। Yes sir. अकाउंटिंग ईयर एंड लीज ईयर एंड डिफरेंट का सवाल नहीं किया हुआ हमने, वो मैंने करा दिया आपको शॉर्ट टर्म लीज में। Yes sir. आया कमाया नहीं, गया खर्च हुआ. और खर्च हुआ। Yes sir. अच्छा बता दो P&L में क्या जाएगा? And expense जाएगा. 135,000। Yes sir. 135,000 जो हमारे साल का खर्चा है। अगर पेपर में जनरल एंट्रीज आ जाए तो ऊपर लिख देना फॉर रेंट पेएबल एंड रेंट प्रीपेड आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट पेएबल। Yes sir. क्योंकि मेरे ख्याल से ना ये जब आप टी अकाउंट बनाओगे ना तो ये प्रीपेड बचेगा एंड में। Yes sir. प्रीपेड ही बचेगा ना, ज्यादा पे 1,80,000 पे कर दिया, 1,35,000 का खर्चा है। 3 माह का रहता है. तो P&L में कितना जाएगा? P&L में सर वो जो 3 1,35,000। Yes sir. टोटल आ गया 1,17,0864। Yes sir. तो पहली लीज नॉर्मल थी, लिख लो, पहली लीज नॉर्मल थी और दूसरी लीज शॉर्ट टर्म है। तो पहली लीज का डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जाएगा Yes sir. और दूसरी लीज लिख लो, पहली लीज के साथ डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट जाएगा और दूसरी लीज के साथ रेंट एक्सपेंस जाएगा। तो ये हमारा आंसर टिक हो गया 1,17,0864। शॉर्ट टर्म लीज की एंट्रीज मैंने आपको करा दी हैं, ये आपके लिए एक एड ऑन है। वैसे अब जबानी आपने निकाल लिया होगा खर्चा 9/12। Yes sir. एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तो एंट्रीज की जरूरत नहीं होती ना। Yes sir. आगे चलें जी। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टार्ट की भी है हमने। अच्छा, जीटा लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 5-year लीज एग्रीमेंट ऑन जुकम नवंबर 12। ईयर एंड देखो 31 अक्टूबर 13 है। Yes sir. तो साल के पहले दिन मेरे ख्याल से एग्रीमेंट हो गया है। Yes sir. November. जुकम नवंबर 12 ना, 30 अक्टूबर 13। पेइंग ₹109,750 पर एनम और हमने 109,750 पर एनम पे करने हैं कमेंसिंग ऑन 31 अक्टूबर 13। बताओ एरियर का सवाल है। Yes sir. एरियर का द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वाज 450। निकालने की जरूरत नहीं, उसने निकाल के दे दिए। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज वाज 7%। व्हाट इज द अमाउंट टू शोन विद इन नॉन करंट लायबिलिटी? सवाल ऐसी के लेसर का है। जीटा एंटर्ड पेइंग 109, बोलो लेसी का सवाल है। तो और वैसे भी नॉन करंट लायबिलिटीज तो आती ही लेसी के सवाल में है। Yes sir. What amount should be shown in non-current liabilities at 31 अक्टूबर 13? अच्छा आपको याद है लेसी बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज शो करते हैं और लीज लायबिलिटी शो करता है। Yes sir. ठीक है, अब नॉन करंट लायबिलिटीज में तो मेरे भाई सिर्फ लीज लायबिलिटी जाएगी ना। Yes sir. तो लिख लो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब सिर्फ लीज लायबिलिटी पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में तो राइट ऑफ यूज जाने हैं। Yes sir. अब 31 अक्टूबर 13 की नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए 31 अक्टूबर 13 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। Yes sir. सोल्यूशन में आओ। एरियर का नॉर्मल सा सवाल था। 31 अक्टूबर 13 की पेमेंट के नीचे जब मैंने लाइन लगाई तो ये करंट हो गया, ये नॉन करंट हो गया। Yes sir. तो ये 31 अक्टूबर 13 में चला जाएगा 288023। ऑप्शन बी क्लियर? Yes sir. चलो आगे। यार ये ना यहाँ पे फिगर्स जा रही हैं, जरा ध्यान रखना। यहाँ जाए IFRS 16
परमिट सर्टेन एसेट्स टू बी एग्जेम्प्ट, याद आ रहा है कुछ? IFRS 16 में कुछ एग्जेम्पशंस हैं फ्रॉम रिकॉर्डिंग। राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, यानी कि रेंट एक्सपेंस में लेके जाएं। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स लीज्ड टू एन एंटिटी, किसी ने हमें लीज पे दिया हुआ है, यानी हम लेसी हैं। लीज टू एन एंटिटी, बाय नहीं, फिर हम लेसर होते। लीज टू एन एंटिटी वुड बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट। कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनको हम एग्जेम्प्ट कर दें, यानी कि हम राइट ऑफ यूज शो ना करें बल्कि रेंट एक्सपेंस शो कर दें? भाई मोटर व्हीकल, तो देखो ना, मोटर व्हीकल तो लो वैल्यू एसेट हो नहीं सकता, और इसकी लीज टर्म 24 महीने है, ना लो वैल्यू एसेट है ना शॉर्ट टर्म लीज है। लेकिन यार लो वैल्यू है वैसे, पढ़ो। आई यूज मोटर व्हीकल विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एंड करंट फेयर वैल्यू ऑफ 70,000। करंट, मेरे भाई मैंने कहा था लो वैल्यू एसेट के अंदर एक रूल पढ़ाया था आपको, किताब में देखो, लो वैल्यू एसेट के अंदर एक रूल पढ़ाया था कि लो वैल्यू एसेट की ना करंट वैल्यू नहीं देखनी होती। ये देखो पेज नंबर 47, assessment of whether or not asset is considered to have a low value is based on its value when it was new। पेज का रेफरेंस लिख लो बेशक, पेज 47, when it was new, नए की वैल्यू देखनी है। और एक बात यार और सुन लो, स्टैंडर्ड में वाजे लिखा हुआ है व्हीकल नो लो वैल्यू हो भी नहीं सकती, व्हीकल इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट। तो भाई ये तो एग्जेम्प्ट नहीं है, इसमें तो आपको राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग करना पड़ेगा। ये नॉर्मल लीज है, इसको मैं टिक नहीं करा। अ न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख, भाई मोटर व्हीकल लो वैल्यू नहीं है और लीज शॉर्ट टर्म नहीं है, फारिग हुआ। आगे चलो, अ न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख, मोटर व्हीकल लो वैल्यू नहीं है और लीज शॉर्ट टर्म नहीं है। आगे उसका मकसद लिखा हुआ है, आपने इसको रेंट पे देना है, मकसद छोड़ो, ये एसेट ना लो वैल्यू है ना शॉर्ट टर्म लीज है। आगे चलो, न्यू मोटर व्हीकल, अगेन ये लो वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वी आर वेरी लकी कि ये शॉर्ट टर्म लीज है, इसलिए यहां एग्जेम्पशन अवेलेबल है, आप रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। सवाल की रिक्वायरमेंट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीज टू एन एंटिटी वुड बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट है, इधर आप रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। आगे चलो जी, On January 2013, Rita Limited acquires a new machine with an estimated life of 6 years। ये देखो भाई इधर, On January 13, Rita Limited acquires a new machine with an estimated life of 6 years। ये तो लाइफ हो गई। An initial payment of 13760, यार ये बड़ा मजे का सवाल है। An initial payment of 13760 will be payable immediately। ये डाउन पेमेंट होगी। Yes sir। And 5 further annual payment of 2 million will be due again commencing on January 13। यानी डाउन पेमेंट भी है और रेंटल भी एडवांस में है। yes sir। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीजेस इतने। अच्छा, द प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे देना, फिर खुद ना निकालने के चक्कर में जाना। द प्रेजेंट वैल्यू एक्सक्लूडिंग डाउन पेमेंट, ओए 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 ट्विस्ट मारा है। द प्रेजेंट वैल्यू एक्सक्लूडिंग डाउन पेमेंट, एक्सक्लूडिंग इनिशियल पेमेंट। इनिशियल पेमेंट से पता है क्या मुराद है? इनिशियल पेमेंट से मुराद सिर्फ ये 1376 है। yes sir। ये 2 मिलियन नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू एक्सक्लूडिंग इनिशियल पेमेंट, यानी एक्सक्लूडिंग 1376000। अच्छा आप बताओ, 1376000 हम तो प्रेजेंट वैल्यू में इसको भी लिखते तो होते हैं ना। yes sir। जब आपको पता है हम एलपी निकालते हैं और पीवी ऑफ एलपी निकालते हैं तो डाउन पेमेंट को एज इट इज लिखते तो है ना। yes sir। तो फिर मेरे ख्याल से ना टेबल स्टार्ट करने के लिए 8624 सही नहीं है। yes sir। 8624 में जमा करो 1376000। yes sir। क्या जवाब आ रहा है? 10 मिलियन। 10 मिलियन। 10 मिलियन से टेबल शुरू करना है। yes sir। 10 मिलियन से टेबल शुरू करना है। तो देखो हमने टेबल कहां से शुरू किया हुआ है? 10 मिलियन से। ये 10 मिलियन से हमने टेबल शुरू किया। yes sir। और आगे देखो, ये जो पहला वाला 2 मिलियन और वो जो इनिशियल पेमेंट है 1376, उसमें दोनों एडवांस वाली में ऐड होंगी। yes sir। एंड सो ऑन आगे चलेगा। ठीक है, आगे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन जाएगा। एडवांस का सवाल है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? What will be recorded in balance sheet in respect of lease liability?
इस लीज लायबिलिटी के बारे में बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा, सॉरी व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ जाता है, यानी कि P&L भी आ जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट भी आ जाती है। अब आप इधर आओ, ये देखो, इधर देखो, इस साल का पूछा है 31 दिसंबर 14 का, इधर आओ, 31 दिसंबर 14 का पूछा है यार, बड़ा तेज निकले, अगले साल का पूछा है, पहले साल का नहीं पूछा। 31 दिसंबर 14 का। मैं ना वैसे ही जरा P&L बैलेंस शीट बना लेता हूँ पहले, फिर मैं जाता हूँ। सवाल की ऑप्शंस बड़ी कंफ्यूजिंग सी हैं, मैं बताता हूँ क्यों। मैं पहले जरा बना लेता हूँ P&L बैलेंस शीट। 31/12/14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये चला जाएगा करंट लायबिलिटीज में, और ये चला जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में। ये ऊपर देखो, ये मैंने शो कर दिया करंट में, ये नॉन करंट में। अच्छा, 31/12/14 के साल का इंटरेस्ट 1 जनवरी 15 की सुबह पे हो रहा है, तो इसलिए अभी तक पेएबल है। ये देखो 412314 पेएबल में चला गया। अच्छा, ये इंटरेस्ट पेएबल हो गया। अब मुझे बताओ व्हाट इज माय इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या आप एग्री करते हो कि ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट 1 जनवरी 14 से लेके 31/12/14 तक का है, जो 1 जनवरी 15 को पे हो रहा है। yes, तो एक्रू तो 31/12/14 की रात को हो गया होगा, इसलिए ये एक्सपेंस में जाना चाहिए। yes, एक्सपेंस में मेरे भाई ये देखो चला गया 412314। yes, ये मैंने आपके सामने ना P&L बैलेंस शीट बना दी। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या जाए, उसमें वो कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट में ये जाए, मेरे ख्याल से आगे पढ़ो, नॉन करंट लायबिलिटीज में ये जाए, करंट में ये जाए। अच्छा, करंट में ना वो चाह रहे इंटरेस्ट पेबल डाल के आप बताओ। yes, तो करंट में वो लीज लायबिलिटी भी और इंटरेस्ट पेबल डाल के वो पूछना चाह रहे हैं, इसलिए मैं 3 फिगर्स ढूंढ लूं पहले। ये देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस में ये जाने, नॉन करंट में ये जाने, करंट में ये पूरा 2 मिलियन जाना है। अब ये वाला देख लेते हैं ऑप्शंस, 412 35 3566 और 2000। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये थोड़ा सा उसने ट्विस्ट मारा है, करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल डाल के वो कह रहे हैं इतना बैलेंस बन रहा है। yes, चलो जी, 5वां पढ़ो। On 1 April 2017, Pink Limited entered into 5-year lease agreement for a machine with an estimated life of 7 years. Lease term कितनी है? 5 years, sir. और life? 7 years. Which of the following conditions would require the machine to be depreciated over 7 years? कहते हैं इसको मैं कब 7 ईयर पे डेप्रिशिएट करूं? ये नहीं पूछ रहा कब 5 पे करूं, कब 7 पे करूं, कब 7 पे करूं। पहला पढ़ो। कहते हैं मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 2 साल लीज को एक्सटेंड कर सकता हूं मार्केट रेंटल पे। यार मार्केट रेंटल पे तो फिर हम उस वक्त ही देखेंगे हमने एक्सटेंड कराना है या नहीं। नॉमिनल रेंट होना चाहिए। फिर तो नॉमिनल रेंट पे होता तो फिर हम करा लेते 2 साल एक्सटेंड। अभी तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो मार्केट किराए पे ही चीज मिल रही है। मेरा ख्याल से 5वें साल के एंड पे हो सकते हैं हम रिन्यू ना करवाएं। yes, sir. तो इसलिए अभी तो रिन्यूअल का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए ऐसी सूरत में तो हम शायद 5 साल पे डेप्रिशिएट करें। लिख लो yes, sir. 5 इयर्स लिख लो। अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एसेट को परचेज कर सकते हैं, ओ तेरी खैर, एट मार्केट वैल्यू। yes, sir. Less than यार market. अगर लेस देन मार्केट वैल्यू होता ना yes, sir. तो फिर हम इसको परचेज करते। अभी हम पागल हैं परचेज करें, फिर मार्केट से जाके वैसे ही खरीद लेंगे। तो मेरे ख्याल से फिर 5वें साल के एंड पे हम उसे वापस ही कर देंगे, मार्केट से जाके खरीदना हुआ खरीद लेंगे। 5 साल डेप्रिशिएट करते हैं। ओनरशिप ऑफ एसेट पासेस टू पीएल एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। अगर ये एग्रीमेंट में लिखा हो ना, असल में लीज एग्रीमेंट में चारों में से कोई एक बात लिखी हो सकती है। अगर ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ ना कि 5वें साल के एंड पे एसेट हमें मुफ्त में मिल जाएगा, पासेस टू पीएल, अब हम 7 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। ऑप्शन डी, हमारी पॉलिसी है कि खरीदे हुए एसेट को 7 साल पे डेप्रिशिएट करते हैं। अगर हमारी पॉलिसी है ना खरीदे हुए को 7 साल पे डेप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज जरूरी नहीं कि लीज वाले को भी साथ पे करें। ये तो लीज वाला है, yes, sir. इसमें तो रूल ही अलग है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, जैसे पॉइंट सी में हो जानी है, तो 7 साल पे कर लें। ये बोंगी मारी है। बोंगी पता क्या है?
कहते हैं मैं खरीदे हुए को 7 साल पे करता हूँ, तो सोच रहा हूँ ये लीज वाले को भी ना 7 साल पे कर दो। नहीं नहीं भाई, लीज के अपने रूल होते हैं, ये बात तो वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन सी टिक करेंगे हम। MCQ 6 आप नहीं कर सकते अभी, या ये सेट के बाद करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉज दे रहा हूँ, आप हजरात 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक कर लें और वीडियो रिज्यूम करें। चलें जी, आई होप आप हजरात ने कर लिया होगा, पता नहीं आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, फुट ट्राई। चलें जी शुरू करते हैं। 7 करो यार। On 8 October 2013, Multan Limited acquired an item of plant under a 5-year lease agreement. ये ऑप्शन जो मैं टिक करा रहा हूँ वो आप कंफर्म भी करनी है मुझे। The agreement had an implicit rate of 10% and required annual rental of 6 million to be paid on 30 September each year for 5 years. ठीक है। The present value of the annual rental payments are 23 million. Present value खुद निकाल के दे दी है। What would be the current liability of leased plant in Multan? अच्छा, करंट लाइबिलिटी निकालनी है। सवाल एरियर के एडवांस का है, एरियर्स का, तो फिर इंटरेस्ट पेबल तो नहीं होगा। यस सर। 1 अक्टूबर को लीज शुरू हो रही है, 30 सितंबर को हमारा ईयर एंड आ गया, तो 30 सितंबर को करंट लाइबिलिटी पूछ रहे हैं। ये आसान सा सवाल है, इसमें क्या कराना है यार आपको? कौन सा था? ये MCQ नंबर 7 था। 7 था, मुझे लगता है बीच में से नहीं। ठीक है, MCQ 7 तो आसान सा है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओ और हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो, ये करंट में चला जाएगा। 4070 नॉन करंट उसने पूछेंगे। शांत इसमें इजी मार्क्स थे। Which of the following would not be included in the initial cost of right of use asset? Right of use की कॉस्ट में क्या चीज ऐड नहीं होनी? नहीं होनी। अच्छा, राइट ऑफ यूज तो फिर नॉर्मल लीज है ना, तो ये शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट नहीं है। राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में क्या चीज ऐड नहीं होनी? राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी आनी है, जिसको हम पीवी कहते हैं। पीवी ऐड होनी है राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में। अच्छा, लीज के शुरू में कोई पैसे दिए ज्यादा है, कोई रिश्वत वगैरह या कुछ पैसे लेसर ने लेसी को दे दिया, यार मुझे लीज पे दे दे, ये भी ऐड होना है। यस सर। आईडीसी ऐड होनी है। एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग ऐड होना है। यस सर। एक बात यहां नहीं लिखी हुई, अपनी अकल इस्तेमाल करके बताओ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में ऐड होनी बनती है? यस सर। बनती है। ठीक है, ये चीजें कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में ऐड होने वाली हैं। अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कौन सी चीजें ऐड नहीं होंगी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में। भाई इंस्टॉलेशन को टिक ना करना, ये तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में ऐड होती है, क्योंकि इसकी एंट्री होती है राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट। एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में ऐड होता है, बिल्कुल होता है। राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट या लाइबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग, ये कभी डिस्कस करेंगे IAS 37 में। पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है। एनी लीज पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट, लीज शुरू होने से पहले लेसर ने कोई पैसे मांगे, आपने दे दिए लेसी को, सॉरी लेसी ने पैसे लेसर को दे दिए, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। टोटल लीज पेमेंट्स बताओ ऐड होती हैं एसेट की कॉस्ट में? ये ना बड़ा मजे का सवाल था, सुनो कैसे। फर्ज करो ये एलपी है, हमने 3 किराए देने हैं 100 रुपए के, तो ये बन गया 300। लेकिन इनकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, फर्ज करो 300 की प्रेजेंट वैल्यू 270 आ गई। मुझे बताओ 270 से एंट्री करते हो राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, या 300 से एंट्री करते हो राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट? 270 से। अब पढ़ो पॉइंट डी, कहते हैं टोटल रेंटल राइट ऑफ यूज में ऐड कर दो। जालिम, टोटल रेंटल तो एलपी होते हैं, यस सर। टोटल रेंटल तो नहीं ऐड होते, उनकी प्रेजेंट वैल्यू राइट ऑफ यूज में ऐड होती है। यस सर। ये बात जो है ना टिक करनी है हमने, कि विच विल नॉट बी इंक्लूडेड, टोटल रेंटल नहीं होंगे बल्कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो ये ना पास पेपर में भी सवाल आया हुआ है, एमसीक्यूज में आओ नीचे। एमसीक्यू नंबर 21 पास पेपर में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, ये तो होनी है। ये पीवी, इससे पीवी मुराद है, लिख लो पीवी, यस सर। ये तो होनी है।
नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, बिल्कुल ये भी होनी है। पूछ रहे कौन सी नहीं होनी। पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये भी होनी है। ग्रॉस रेंटल्स, इनको टिक करना था, ये ऐड नहीं होने। वही सवाल तकरीबन मिलता जुलता पूछा उसने। चलो जी आगे आ जाओ जी। ऑप्शन 9, IFRS 16 परमिट सर्टेन एसेट्स टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग। IFRS 16 कहते हैं कुछ एसेट्स को अगर आप ना भी रिकॉर्ड करो, ये फिर लेसी की बात करें ना, एग्जेम्पशन जब भी आएगा ना लेसी की बात करेगा। और राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज तो लेसी होता है ना। तो राइट ऑफ यूज में कुछ एसेट्स आपने रिकॉर्ड नहीं करने होते, यानी कि उनको फिर रेंट एक्सपेंस में डाल देना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेस लीज टू एन एंटिटी, हम लेसी हैं, वुड नॉट बी परमिटेड टू एग्जेम्प्ट। कौन से एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्पशंस नहीं बतानी। अच्छा पहले ना नॉर्मल लीज और लो वैल्यू एसेट अलग अलग कर लेते हैं, और शॉर्ट टर्म लीज। व्हीकल है विद अ कॉस्ट ऑफ 9, ये तो शॉर्ट टर्म लीज है, STL लिख लो। आगे टेलीफोन सिस्टम, अच्छा भाई ये जो 9 वाली शॉर्ट टर्म लीज बन गई ना, शॉर्ट टर्म लीज। अच्छा अब सवाल है जी, टेलीफोन सिस्टम विद द कॉस्ट ऑफ, टेलीफोन तो लो वैल्यू एसेट है ना, टेलीफोन तो लो वैल्यू एसेट बन जाएगा। आगे चलें, व्हीकल विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 9 लाख, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 4,50,000, लीज फॉर 24 मंथ्स। यार व्हीकल तो लो वैल्यू नहीं है, और लीज शॉर्ट टर्म भी नहीं है, तो ये तो नॉर्मल लीज बन गई। एन आइटम ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इज अ लो वैल्यू एसेट, फर्नीचर इज लो वैल्यू एसेट। अब सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेस लीज टू एन एंटिटी, लेसी का सवाल है, वुड नॉट बी परमिटेड टू, कौन सी एग्जेम्प्ट नहीं होंगी। ए बी और डी तो एग्जेम्प्ट है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट है। एग्जेम्प्ट पता क्यों है, क्योंकि इनके रेंट को एक्सपेंस में डालना है। तो अब ये नॉर्मल लीज है, लेकिन एक बात याद रखना यार, व्हीकल में उसने परेशान किया है, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 9 लाख है और मार्केट वैल्यू इसकी 45 है। लीज एसेट जो नया होता है ना, उसकी प्राइस देखनी होती है, करंट कंडीशन वाले की प्राइस नहीं देखनी होती। और व्हीकल वैसे भी फैज़ तौर पे उसने लिखा हुआ है लो वैल्यू नहीं हो सकता। आगे चलो यार, Noor Limited leases a car for office use. The present value is itne, and the terms of the lease require 3 annual installments at the start of each year. Advance का सवाल है, at the end of first year lease, what amount will be shown at the end of first year, what amount will be shown for the lease liability in balance sheet under the heading non current liabilities. आसान सा सवाल है, ये मैं नहीं करा रहा। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें मैंने ये पहली लाइन लगाई हुई है, मैं दोबारा आपके लिए लगा देता हूँ। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो, ये नॉन करंट पोर्शन है। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू लेसर, कौन से डिस्क्लोजर है लेसर पे। आपको याद होगा सेलिंग प्रॉफिट और लॉस मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर देता है, ये लेसी नहीं देता, लिख लो साथ। अच्छा, सब लीज पे राइट ऑफ यूज कौन देता है, यार लेसर तो दे नहीं सकता ना, राइट ऑफ यूज ले ही लेसी रहे, तो सब लीज पे राइट ऑफ यूज कौन देता है, लेसी, तो इसका डिस्क्लोजर भी लेसी देगा। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट टू नेट इन्वेस्टमेंट, वो रिकॉन्सिलिएशन जो हम बनाते थे, या रिकॉन्सिलिएशन तो लेसर बनाता है ना नोट में। चार्ज, चार्ज का मतलब लिखो एक्सपेंस, एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज ऑब्वियसली कौन डिस्क्लोज करेगा, लेसी। तो इसलिए लेसी के डिस्क्लोजर उसने नहीं पूछे थे, लेसर के पूछे थे ए और सी। वैसे यार लेसी के डिस्क्लोजर अगर आपको भूल जाए ना कभी, तो फिर आप ऐसा करना कि लेसी के डिस्क्लोजर हमें अवेलेबल हैं स्टैंडर्ड में, पेज 45 पे आओ, पैरा 53 मेन है, ये देख लो, इसमें लेसी का डिस्क्लोजर है, इनकम फ्रॉम सबलीजिंग, और साथ वो जो था पॉइंट एफ, इनकम फ्रॉम सबलीजिंग, और शॉर्ट टर्म लीज का भी एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट एंड शॉर्ट टर्म लीज, सी और डी।
ये लेसी के डिस्क्लोजर है, और आगे जाके देखो लेसर के डिस्क्लोजर भी दिए हुए हैं। लेसर के डिस्क्लोजर में आपको मिल रहा होगा ये लेसर के डिस्क्लोजर, इसमें सेलिंग प्रॉफिट है और वो दूसरा जो मैच्योरिटी एनालिसिस रिकॉन्सिलिएशन। ओके आगे चलो जी। जलाल लिमिटेड गेव अ प्लांट अंडर अ गेव अ प्लांट, यार ये लेसर है। गेव अ प्लांट अंडर फाइनेंस लीज ऑन, और फाइनेंस लीज है उसने खुद ही बता दिया। लीज की मुद्दत 4 साल है, फेयर वैल्यू 11,000 है, जेएल इनकम आईडीसी ऑफ 420, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 15%, रेंटल्स ऑफ 4,000 आर रिसीवेबल इन एरियर्स यानी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अच्छा सवाल है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट टू बी प्रेजेंटेड अंडर करंट एसेट्स। यार याद रखना लेसर के सवाल में जब पूछे ना नेट इन्वेस्टमेंट शो करें, तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लीज रिसीवेबल। प्लीज लिख लो, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लीज रिसीवेबल। क्योंकि आपको याद है हम जो पहली एंट्री करते हैं, हम पहली एंट्री करते होते हैं लीज रिसीवेबल और ब्रैकेट में एनआई लिखते थे। तो सर में नेट इन्वेस्टमेंट मींस लीज रिसीवेबल। तो लीज रिसीवेबल वो पूछ रहे कितना जा रहे हैं, बल्कि लीज रिसीवेबल का कौन सा पोर्शन, करंट पोर्शन। अच्छा यार लेसर का सवाल कहां से शुरू करते हैं? नहीं, जीआई और एनआई से वर्किंग बताया करो मुझे। यस सर। लेसर का सवाल कहां से शुरू करते हैं? जीआई और एनआई से। जीआई में निकाल नहीं रहा, यस सर। एनआई ने मैंने आपके लिए पहले निकाल के रख ली थी क्योंकि अब और इतना टाइम नहीं है। एनआई मैंने आपके लिए पहले निकाल के रख ली हुई है। यस सर। एनआई क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। अब डाउन पेमेंट है कोई नहीं, रेंटल को आपने 4,000 वालों को पकड़ना है और एरियर में है 4 साल पर डिस्काउंट करके 11,420 आ गया। इट इज एनआई, इट इज एनआई। अब मेरे भाई इस एनआई की बेस पे आपने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है और फिर करंट एसेट का पोर्शन निकाल लेना है। सर आईडीसी कहां जाएगा? सब्र कर जाओ बच्चों, आईडीसी मैं बता देता हूं कहां जाएगा। आईडीसी कहां जाएगा, सब्र करो। ये एमसीक्यू नंबर 12 है। किस साल के बारे में उसने पूछा? 31/12/12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। कौन सा पोर्शन पूछा है? करंट पोर्शन। ये एनआई से हमने सवाल शुरू किया है। करंट पोर्शन 3025। यस सर। खत्म होगी बात, खत्म होगी बात। अच्छा यार इसमें ना सोल्यूशन में आना, ये काट दो जरा, जितना मैं काट रहा हूं ये वो मैं पहले लिखता होता था, थोड़े परे ये काट दें। एनआई बस जिस तरह मैंने वो उधर स्क्रीन पे आपको निकाल के शो किया है इसी तरह आपने निकालनी है। ये सारा आप काट दें। ये हमारी एनआई निकल आई। अब आपका सवाल बड़ा जेन्युइन होगा, सर वो आईडीसी सवाल में दी हुई है, वो कहां जानी है, क्या करना है उसका? ओ भाई एनआई से सवाल शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल मैंने आपको बता दिया कितना जाना है। अगर आप ज्यादा बस जिद कर रहे हैं कि लीज रिसीवेबल में वो जो सॉरी आईडीसी वगैरह कहां जानी है और ये किधर जाना है, तो मुझे फिर मेन फिगर्स हाईलाइट करवा दो। फेयर वैल्यू कितनी है? 11,000। लेसर ने आईडीसी कितनी इनकर की है? 420। मैंने आपके सामने ना एंट्रीज पहले ही लिख दी हुई है। एंट्रीज इस सवाल की मैंने लिख दी हुई है, ये एंट्रीज इस सवाल की। एसेट जरा बुक पे देखो, बुक आपके सामने खुली हुई है घर में। एसेट देखो बाजार से कितने का लिया है? 11,000 का। अच्छा लीज रिसीवेबल चलो मिटा के मैं लिख देता हूं। लेसर आईडीसी की फाइनेंस लीज में क्या एंट्री करता है? लीज रिसीवेबल का पार्ट बना देता है। यस सर। एसर आपने 11,000 का खरीदा, इसको 11,000 से क्रेडिट मारो क्योंकि फाइनेंस लीज है, तो लेसर ने सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर कर दिया है। एसर चला गया हमारी किताबों से। आईडीसी आ गई 420 की, वो भी क्रेडिट हो गई। यही एंट्री मैंने आपको लिखवाई हुई है पेजेस पे, बताता हूं कौन सा पेज। और नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 11,420 से, वो जो मैंने ऊपर निकाली है इधर 11,420। ये हमारे सवाल की एंट्रीज बन जाएंगी। ये दोनों एंट्रीज पता है कहां लिखी हुई हैं? ये दोनों एंट्रीज लिखी हुई हैं, आप नोट तो कर लें, लेकिन ये दोनों एंट्रीज किताब में समरी में दी हुई हैं। समरी कहां है? समरी है जी, लिखे लिखे साथ में ढूंढ रहा हूं। समरी है पेज 65 पे। पेज 65 के टॉप पे पहली दो एंट्रीज देखो,
बस पेज 65 के टॉप पे आपने पहली दो एंट्रीज देख ली, इस एंट्रीज को नोट कर लें, इन एंट्रीज को नोट कर लें। क्लियर? चलें जी आगे। आगे चलो जी, ऑप्शन देख लेना कौन सी टिक करनी है। 13, a company leases a computer software with a legal title passing after 4 years। हम लेसी होंगे ना, तो लेसर ने हमें कहा होगा 4 साल बाद लीगल टाइटल आपको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। Yes, sir. A company leases a computer server with a legal title passing after 4 years। लीज फिर कितने साल की है? 4 साल की। Yes, sir. द कंपनी आमतौर पे इसको 6 साल यूज करती है। कंपनी लीजेस कंप्यूटर सर्वर विद लीगल टाइटल आफ्टर 4 years। तो इसका मतलब है 4 साल बाद अगर लीगल टाइटल ट्रांसफर हो तो 4 साल इसकी लीज टर्म होगी। Yes, sir. 4 years सर्वर। अच्छा, द कंपनी डेप्रिशिएट्स ओवर 6 years। कंपनी आमतौर पे इसको इस्तेमाल करती है 6 साल। और पहली लाइन ही दोबारा पढ़ें, लीगल टाइटल हमें मिल जाना है, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ 4th year। Yes, sir. यस, आगे पढ़ो। द कंपनी ऑल्सो लीजेस अ मशीन फॉर 14 years। अच्छा लो जी, एक नया फटा डाल दिया इसने, मशीन, एक मशीन ली है इसने 4 years के लिए। अच्छा, आपको ना यहां से भी पता चल रहा होगा कि ये लेसी का सवाल है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर और मशीन को कितने अरसे पे डेप्रिशिएट करना है। तो लेसी नॉर्मल लीज में चीजों को डेप्रिशिएट करता है। 14 साल के लिए लीज पे ली है और 20 साल इसकी लाइफ है। कंपनी आमतौर पे इसको 20 साल इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन फिलहाल 14 साल के लिए लीज पे। और 14वें साल के आखिरी दिन पढ़ो, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। Yes, sir. ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी। अब मुझे ये बता दो कि मेरा कंक्लूजन क्या होगा। जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है वहां फिर मैं लाइफ पे डेप्रिशिएट करूंगा। Yes, sir. Right. जहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी लेसी को, वहां शॉर्टर के ऊपर करेंगे। तो इसको अब मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, 6 और 14 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे, यानी ऑप्शन सी सही थी। Yes, sir. अब आप हजरात इतना नोट कर लें, चला चलें जी आगे बढ़ें। अच्छा यार, पीसी चलवाना था वो चल पड़ा है। यार मैंने ना इसमें दाएं बाएं कुछ लिखा हुआ है, आप लोग उसे इग्नोर करें, जो मैं सवाल पढ़ रहा हूं ना वो देखें। फहीम लिमिटेड लीज, दाएं बाएं वाला नहीं देखना आप लोगों ने। फहीम लिमिटेड लीज्ड आउट इट्स बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2011 अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। तो फहीम लिमिटेड फिर कौन है? हैज लीज्ड आउट इट्स बिल्डिंग। लेसर। द कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 2,39,000। इसका मतलब है इसने पहले से खरीद के रखी होगी, अभी नहीं खरीदी 1 जनवरी 11। कैरिंग वैल्यू इज 2,39,000 एंड इट्स रिमेनिंग लाइफ इज 25 साल। इसकी रिमेनिंग लाइफ 25 साल है विद नो रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी। एफएल ऑल्सो इनकर्ड 11,000 एज आईडीसी। एफएल ने 11,000 आईडीसी भी इनकर की है। ऑपरेटिंग लीज के सवाल यार जरा रिवाइज करते हैं। ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज में ना पेज 65 पे पहली एंट्री देखो, हम एसेट खरीदते हैं, हम एसेट खरीदते हैं, आईडीसी को भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। Yes, sir. फिर आया कमाया वाली एंट्री करते हैं, फिर डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन में याद रखना, कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं और आईडीसी को लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करते हैं।
ठीक है, आप 1-2 मिनट रिलैक्स हो। ठीक। अच्छा, अब देखो जी, एफएल ऑल्सो इनकट 11,000 एट आईडीसी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के मुताबिक 16,000 वॉज पेड बाय लेसी एज इनिशियल डिपॉजिट। ये आईडीसी नहीं है, लॉयर वगैरह को फीस नहीं दी, ये डाउन पेमेंट है। 11,000 वॉज पेड एज डाउन पेमेंट। तो देखो इधर एक बार अंडरलाइन कर लो, लीज टर्म 4 साल है। Yes, sir. 11 का साल, 12 का साल, 13 का साल, 14 का साल। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 16,000 वॉज पेड एज इनिशियल डिपॉजिट। इधर देखो, इधर पे होगा 16 Yes, sir. and a further rental of 10,000 per annum shall be paid at the end of next 2 years, and then 32 per annum shall be paid for following 2 years. अब जरा गौर से सुनना, further rental of 10,000 shall be paid at the end of next 2 years। असल में हम ना यहां खड़े हैं, तो इसलिए एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 years का मतलब है ये भी नेक्स्ट ईयर ही वो शुमार कर रहा है। हमारे साल के एंड पर 10 पे होगा, फिर अगले साल के एंड पर 10 पे होगा, और फिर उससे अगले साल को वो फॉलोइंग 2 years ले रहे हैं, क्योंकि सवाल में वाजे लिखा हुआ है लीज 4 साल की है। यहां पर 32 पे होगा, यहां पर भी 32 पे होगा। थोड़ा सा जरा दोबारा पढ़ना पहली लाइन को, जहां से मैं पढ़ा हूं। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 16,000 वॉज पेड एज इनिशियल डिपॉजिट, ये देख लो। फर्दर, अब लीज 4 साल की है, फर्दर रेंटल ऑफ 10,000 शैल बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years, 10 और 10, और 32 एट द एंड ऑफ फॉलोइंग 2 years। Yes, sir. अब बताओ 2011 के साल में कितनी पेमेंट्स हैं? 2। No debt. और 12 के साल में, 13 के साल में, 14 के साल में एक एक पेमेंट। Yes, sir. तो ये मैंने आपसे आने से पहले ही ना ये जरा बनाया हुआ था शेड्यूल। ये शेड्यूल मैं आपको समझा देता हूँ। यकम जनवरी 11 को 16,000 की पेमेंट, Yes, sir. 31/12/11 को 10,000 की पेमेंट, और फिर 31/12/12 को 10,000 की पेमेंट, 31/12/13 को 32,000 की पेमेंट, 31/12/14 को 32,000 की, टोटल बन गया लाख। Yes, sir. लेकिन यार आपने लाख को 5 पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये पेमेंट्स तो 5 नजर आ रही है, लेकिन साल 4 है ना। Yes, sir. तो इसलिए हम स्ट्रेट लाइन बेस के ऊपर 4 सालों पे इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो लाख को पकड़ो और 4 सालों पे डिवाइड कर दो, तो 25,000 इज माई रेंटल इनकम। 25,000 इज माई रेंटल इनकम। अब मैं चाह रहा था इस सवाल की ना मैं आपको एंट्रीज करा दूं, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आपके आने से पहले लिख ली थी। तो मैं चाह रहा हूं इस सवाल की आपको एंट्रीज करवा दूं। सिर्फ पहले साल की कर लेते हैं, 2011। Yes, sir. एसेट खरीदने की एंट्री मैं नहीं कर रहा, एसेट खरीदने की एंट्री मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एसेट की बुक वैल्यू दी हुई है। Yes, sir. ये मैंने पहली एंट्री की है आईडीसी की, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर पहले साल इधर देखें 16,000 आ रहा है, आया यकम जनवरी 11 को, ना कमाया नहीं, 31/12/11 को दोबारा 10 आ गया, Yes, sir. आया आया, Yes, sir. फिर 31/12/11 की रात को कमाया। Yes, sir. ये पहले साल की एंट्रीज अभी मुकम्मल नहीं हुई, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू सवाल में गिवन है 239, उसे लाइफ पे डिवाइड करेंगे और आईडीसी को लीज टर्म पे डिवाइड करेंगे। Yes, sir. अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ये तो वो नॉर्मल क्लासेस का लिखा हुआ है, इसको छोड़ें। अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इतने से को नोट कर लें। मैं ग्रीन हाइलाइटर से जरा आपको हाईलाइट कर लूं, ये आप हजरात नोट कर लें। रेंटल इनकम हमने रिकॉर्ड किया स्ट्रेट लाइन बेसिस पे और जर्नल एंट्रीज कर दी हैं। पहली एंट्री के साथ लिख लीजिएगा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये आईडीसी वाली है। और अगर इंस्टॉलमेंट्स आपको सही नजर नहीं आ रही, भाई चार्जर लाओ। तो यकम जनवरी 11 को 16,000 है, और 31/12/11 और 31/12/12 को 10,000 है।
रिकॉर्डिंग मान लो किसी अच्छा चलें जी, लेट्स मूव गाइस, हर गाइस जरा जल्दी जल्दी करें। ये आपने भाई जनरल एंट्रीज नोट कर ली? पता नहीं कर ली या नहीं कर ली। ऑपरेटिंग लीज की बड़ी अच्छी रिवीजन थी सवाल में, ये सारी ऑपरेटिंग लीज को इसने घुमा के ना ऐसे जबरदस्त तरीके से डाल दिया। चलें जी आगे। यार ये सवाल मैं नहीं करा रहा, ये वो पास पेपर वाला ही सवाल है, गैलेक्सी लीजिंग वाला। लेकिन इसमें ना एक बात याद रखना, इसने पूछा है नॉन करंट एसेट में नेट इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी। असल में ना ये पूछ रहे लीज रिसीवेबल। नेट इन्वेस्टमेंट कभी भी पूछ रहे हैं ना एमसीक्यू में, तो उससे मेरा आता है लीज रिसीवेबल। आगे चलें। MCQ number 16, Alpha Limited leases an asset with an estimated useful life of 6 years for ये 17 तो क्लास में किया हुआ ना। Alpha Limited leases an asset with an estimated useful life of 6 years. Useful life बताओ यार। 6 years. 6 years. Useful life 6 years. For an initial period of 5 and an optional secondary period of 2 years for which nominal rent will be paid. अच्छा मुझे बताओ, लीज टर्म वैसे तो 5 साल है, लेकिन सवाल कह रहे हैं आप ना होने के बराबर किराया दे देना, यानी ₹0। नॉमिनल रेंट याद रखना ₹0 होता है। लीज तो 5 साल की है, लेकिन आप ना होने के बराबर किराया देके 2 साल रिन्यू करा लेना। हम कराएंगे रिन्यू, जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे रिन्यू। लीज अगले 2 साल के लिए हम कराएंगे। लीज टर्म बोलो क्या बनेगी, 5 बनेगी या 5 जमा 2? 5 जमा 2। ये कॉन्सेप्ट ना मैंने आपको क्लास में भी दिया था कि अगर सस्ता लीज रिन्यू हो रही हो तो लीज पीरियड फिर आप 5 साल ना, नहीं फिर आप 7 साल ले लें। और ये कॉन्सेप्ट 100% सिमिलर है वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना IS 38 में। IS 38 में हमने पढ़ा था, मिसाल के तौर पे देखें यूजफुल लाइफ एसेट की 6 साल है। देखें देखें इधर जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यूजफुल लाइफ एसेट की 6 साल है, लीज टर्म सॉरी लीगल लाइफ 5 है, लेकिन सस्ता रिन्यू 2 साल के लिए हो सकता है। तो मैंने कहा था फिर आप रिन्यू टोटल लाइफ उसकी जो लीगल लाइफ है वो 7 साल ही ले लिया करें। इसलिए यहां सस्ता रिन्यू हो रहा है तो यूजफुल लाइफ तो 6 है, लीज टर्म 7 साल है क्योंकि सस्ता रिन्यू हो रहा है। अब इसमें से ना ओनरशिप ट्रांसफर होने का तो जिक्र नहीं है, इसमें से शॉर्टर लेंगे, लिख लें शॉर्टर लेंगे। शॉर्टर क्या आ गया, 6 साल। 6 साल के ऊपर हमने एसेट को डेप्रिशिएट करना है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू सवाल में कैलकुलेट करके दे दी हुई है। प्रेजेंट वैल्यू ना 5 किरायों की होगी, आखिरी 2 किरायों की नहीं होगी क्योंकि वो नॉमिनल होंगे ₹0। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स। हमारी बैलेंस शीट में एसेट कितने पे नजर आएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ लीज। तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट पता है कितने पे नजर आएगा, 870 तो प्रेजेंट वैल्यू है, वही कॉस्ट बन जाएगी। तो सॉल्यूशन में आके देख लो। ओ यार सॉरी, वो इस सवाल की रिक्वायरमेंट तो मैं भूल ही गया था पढ़ना, MCQ 14 की। व्हाट अमाउंट ऑफ लीज इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन P&L। लीज इनकम याद रखना रेंटल इनकम होती है, लीज इनकम रेंटल इनकम होती है लेसर के लिए। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो व्हाट अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम लिखो इधर MCQ 14, व्हाट अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन P&L। इतना लंबा चौड़ा सवाल करके पता चला हमें कि ये जनरल एंट्री सारी जाया हो गई, हमसे सिर्फ ये 25,000 मांगा हुआ था उसमें, बाकी सारा फारिग था। IDC याद रखना जनरल एंट्रीज में जाते हैं, IDC डेट इंस्टॉलमेंट वाले में नहीं जाता। हाँ जी, तो 870 का एसेट है भाई, वापस आ जाए MCQ 16 में। 870 का एसेट है और 870 के एसेट को हमने दूसरे साल के एंड पे बताना है कितने का होगा। तो 870 के एसेट को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 साल की डिडक्शन निकल आएगी। लेकिन हमें 2 साल की डिडक्शन चाहिए, तो कॉस्ट में से 2 साल की डिडक्शन माइनस की तो बुक वैल्यू निकल आएगी। 580 पे एसेट अपीयर होगा राइट ऑफ यूज बैलेंस शीट में। अच्छा यार, अब आप वीडियो रोक के MCQ नंबर 19 20 हमारा पेंडिंग है मोहतरम, क्योंकि ये ना हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं है। 20 हमारा पेंडिंग है। इसके बाद
20 भी नहीं आप कर सकते बच्चों, और 25 भी नहीं कर सकते। 25 भी हमारा पेंडिंग है, ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारा रहता है। बस ठीक है जी, खत्म हो रही है बात। तो हाँ यार, ये 19 बड़ा जबरदस्त है। 19वां निकालो, 17-18 क्लास में किया था। डीजे प्रोडक्ट्स डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स, तो बोलो ये कौन है? लेसर है। डीजे प्रोडक्ट्स डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स, इट आल्सो ऑफर सच मशीन ऑन लीज। क्या मतलब फिर? ये डीलर लेसर है। पहली लाइन से हमें नहीं पता चला था लेसर है। डीजे डील्स इन मशीन्स, आगे लिखा हुआ है ये किस्तें बना के भी बेचता है। डीलर से याद कर लिया करो वो जो मर्सिडीज वाली एग्जांपल थी, ये किस्तें बना के भी बेचता है। One such machine was leased to a customer on 1 July 2004. Its particular are as follows. Purchase cost of DJ product. यार मैं तो अपनी रिवीजन करूं, मैं कहां से सवाल स्टार्ट होता है? डीलर मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI/NI। परचेज कॉस्ट ऑफ डीजे प्रोडक्ट इज 150, यूजफुल लाइफ 8 years, लीज पीरियड 6 years। तो फाइनेंस लीज है। 6 divided by 8 is greater than 75%। UGRV 10,000 और एनुअल रेंटल एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर 36,500। अच्छा, फेयर वैल्यू गिवन नहीं है सवाल में। हो सकता है सवाल की कोई रिक्वायरमेंट ना हो ऐसी कि फेयर वैल्यू में जरूरत हो। फेयर वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है। GI की जरूरत नहीं। अब हम बड़े हो गए हैं, डायरेक्ट NI निकालते हैं। PV निकाल लेते हैं LP की, और PV निकाल लेते हैं UGRV। निकलवाओ। 65 थोड़ा सा खुला खुला करके जैसे लिख लेते हैं। 36.5 नहीं 36500 36.5। यस सर ऊपर भी तो मैंने 150 लिखा है। यस 36.5 36.5 प्लस 36.5 36.5 into 1 minus 1.08। यार रेट दो दिए हुए हैं। कस्टमर्स इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 10%। खुदा के लिए लेसी का सवाल नहीं है। लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट तब यूज करते हैं जब लेसी का सवाल कर रहे हो और लेसी को लेसर का इम्प्लिसिट रेट ना बताओ। ये तो लेसी का सवाल ही नहीं है। तो सवाल ही लेसर का, तो लेसी का रेट तो देना बिल्कुल ही मोंगी है। फारिग करो। कस्टमर से मुराद है यहाँ लेसी। लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना। वेयर एज डिस्काउंट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 8%। अगर मार्केट रेट दिया होता ना डीलर मैन्युफैक्चरर में, फिर और बहस थी, वो मैंने आपसे की हुई है MCQ नंबर 17 में। फिर वो और बहस थी, वो दिया नहीं हुआ तो लेसर हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करता है। 8%। 1 minus 1.08 रेज टू पावर -5 क्योंकि 8 फर्स्ट में दे दिया हमने। -5। हाँ ठीक है, एक पहली में निकल गई ना। यस सर। एडवांस का सवाल है। इनटू प्लस 10 PV ऑफ UGRV 10 into 1.08 1.08 -6। यार ये 6 साल बाद ही याद रखना प्लॉट, ये 6 साल बाद ही। अब ब्लैक मार्कर से मुझे लिखवा दो PV ऑफ LP। ब्लैक मार्कर से निकलवा दो PV ऑफ LP। यार छोड़ो परे, फिर क्या आप अलग ना निकालो, NI बता दो डायरेक्ट। तो 188,536 वैसे अलग निकालनी होती है क्योंकि पहली जनरल एंट्री जो इसकी होती है ना डीलर मैन्युफैक्चर, उसमें से PV ऑफ UGRV कॉस्ट में से माइनस करनी होती है। कितनी आ गई डायरेक्ट टोटल? 188,536 188 188,536 188.53 कुछ इस तरह की आ जाएगी ना। 188 188.536 आ जाएगी। ठीक है, तो अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? What is the amount of NI in lease that should be recorded on 1 जुलाई 4? 1 जुलाई 4 को NI कितना रिकॉर्ड करना है? वो तो पहला ही है, बिल्कुल पहला दिन है। हाँ देखो लीज का पहला दिन है। 188.53 इसका जवाब है। यस सर। तो ये जो कॉस्ट निकाल रहे थे हम, फेयर वैल्यू निकाल रहे थे, GI कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ NI चाहिए था। यस सर। और अगर इसकी IDC होती ना, वो एक्सपेंसेस में जाती है, वो तो वैसे ही NI में नहीं आनी, कहीं भी नहीं आनी सर। डीलर में IDC एक्सपेंसेस में जाती है। यस सर। हाँ बोलो। ये 188,535 यस सर। ये जवाब है हमारा भी। चलो जी आगे। ये MCQ नंबर 21 तो हो गया था मेरे ख्याल से।
हाँ ये हो गया था, हो गया ना, वो ऊपर वाले के साथ हो गया था। हाँ 22 कुछ भी नहीं है। 22 जो है ना, वुड लीजिंग लिमिटेड हैज लीज्ड इक्विपमेंट ऑन यकम जुलाई 18, इन दिस रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, यार नेट इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए ना तो ये लेसर का सवाल होता है, याद रखना। तो ये लीज रिसीवेबल पूछ रहे हैं, लीज रिसीवेबल का नॉन करंट पोर्शन एट 30 जून 2019। तो सबसे पहले हम एनआई निकालेंगे। एनआई में देखो डाउन पेमेंट आ जाएगी 5.5 की, 4 किराया आ जाएंगे और जीआर भी आ जाएगी। यार ये तो वही वो जो ऊपर गैलेक्सी वाला एक सवाल था ना पास्ट पेपर का, ये तो उसी जैसा है, वहीं से आएगी, अपने कॉपी किया हुआ है। तो ये देख लो, ये डाउन पेमेंट आ गई, ये रेंटल आ गए और ये जीआर भी आ गई, डिस्काउंट होके 67 मिलियन आ गया। और आगे वो डाउन पेमेंट प्लॉट होगी, रेंटल प्लॉट हो गए। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, ये नॉन करंट पोर्शन है। बस शांत हो, पास पेपर का था। अच्छा लो यार, 2 सवाल रह गए, 23 और 24। जबरदस्त यार, मजे। पहले मैं आपको ना 24 कराता हूँ, फिर मैं आपको 23 कराता हूँ। 24, एन एंटिटी एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑन लीज, बोलो लेसी है लेसर है? फॉर 3 years पीरियड, ना शॉर्ट टर्म लीज है ना लो वैल्यू एसेट है, प्रॉपर्टी माशाल्लाह बिल्डिंग शिल्डिंग होगी। और 3 years से मुराद शॉर्ट टर्म भी नहीं है, तो नॉर्मल लीज है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी पहली लाइन में। द लीज पेमेंट्स आर पेएबल सेमी एनुअली इन एरियर्स। 6 महीने का किराया एरियर्स में पे होगा, बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, पहले साल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। What would be the impact of this transaction on lessee's current and gearing ratio upon commencement of lease? सर रेशियोज का टॉपिक तो हमें भूल गया हुआ है यार, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर का भाई के पंगा लेते हैं हर टाइम में, क्या करें आप, क्या करें आप, पूरा पूरा तो नहीं रिवाइज कर सकते। चलो यार मुझे गियरिंग रेशियो बताओ क्या होती है, बाकी सारा छोड़ो। मुझे गियरिंग रेशियो, गियरिंग क्या होती है कि एंटिटी के पास डेट कितना है, और करंट रेशियो क्या होती है। मैंने लिखी हुई आपके लिए, प्रोबेबली आपने सॉल्यूशन में देख ली होगी। गियरिंग रेशियो क्या होती है? गियरिंग रेशियो देखो, गियरिंग रेशियो होती है उधार को इक्विटी से डिवाइड करना, ताकि पता चले कि हम कितने गियर्ड हैं, कितना लोन लिया हुआ है, हम कितने रिस्की हैं। उधार को इक्विटी से डिवाइड करना, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। और करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा अब यार सवाल में ना एक बड़ी ब्यूटीफुल लाइन थी, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन कमेंसमेंट। कमेंसमेंट पे क्या इफेक्ट होगा? बच्चे ना सेमी एनुअल रेंटल देख के परेशान हो गए थे, इस लाइन को मैं काट रहा हूं क्योंकि उसने पूछे लीज कमेंस होते ही क्या इम्पैक्ट होगा रेशियोज पे, तो इसलिए किराए शराए के चक्कर में नहीं पड़ना था। लीज कमेंस होने की एंट्री बताओ। लीज लायबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज कहां जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर मैं रेशियोज निकालना चाहूं, राइट ऑफ यूज बैलेंस शीट में कहां जाता है? नॉन करंट एसेट्स में। अच्छा गियरिंग रेशियो में होता है डेट, डेट से मुराद है उधार वगैरह लोन, डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो इसलिए राइट ऑफ यूज इफेक्ट तो करेगा नहीं गियरिंग रेशियो को। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इसलिए राइट ऑफ यूज करंट रेशियो को भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि राइट ऑफ यूज नॉन करंट एसेट है, इसलिए राइट ऑफ यूज का इंपैक्ट तो कोई नहीं होगा। पीछे रहेगी लीज लायबिलिटी। यार लीज लायबिलिटी सबसे पहले डेट को बढ़ाएगी, उधार को बढ़ाएगी। उधार बढ़ने से ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले डेट को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली इक्विटी को कहते हैं डिनोमिनेटर। याद रखना न्यूमरेटर बढ़ने से गियरिंग रेशियो बढ़ेगी, ऊपर वाली फिगर बढ़ेगी तो गियरिंग रेशियो ज्यादा आएगी। मैथमेटिक्स का रूल है ना, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऊपर वाली फिगर बढ़ेगी, डेट बढ़ेगा तो, अब मैं हाईलाइट कर दूं, डेट बढ़ेगा तो गियरिंग बढ़ेगी। अच्छा लीज लायबिलिटी एक तो उधार बढ़ा रही है, एक और चीज सोचो, लीज लायबिलिटी का जब
हम बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट पोर्शन अलग अलग करेंगे तो करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी। Yes, sir. गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. जब हम लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो करेंगे तो करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी। करंट लायबिलिटीज आपको पता है डिनोमिनेटर में आ रही हैं, Yes, sir. ये बढ़ने से करंट रेशो कम होगी। Yes, sir. मुद्दे का सवाल डाल दिया था उसने। तो गियरिंग रेशो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन गियरिंग रेशो एंड डिक्रीज, ऑप्शन बी है ना? Yes, sir. ऑप्शन बी। कंक्लूजन में नीचे लिखा हुआ है। Yes, sir. लेकिन ये डेप्रिसिएशन वगैरह हम क्यों नहीं सोच रहे, और हम वो क्यों नहीं सोच रहे रेंटल्स वगैरह पे करके क्या इफेक्ट होगा रेशोज पे? रेंटल्स भी तो पे होने हैं ना आगे, फिर डेप्रिसिएशन वगैरह भी होनी है, उसका इफेक्ट क्यों नहीं सोच रहे रेशोज पे? Sir, वो उसमें start of the period हाँ, उसने पूछा व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन लेसिस करंट एंड अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज। लीज के पहले दिन क्या इम्पैक्ट होगा? तो लीज के पहले दिन तो एंट्री ही ये होती है सिर्फ, Yes, sir. तो इसका इम्पैक्ट मैंने आपसे शेयर कर लिया। चलो जी यार मजे हो गए। आखिरी सवाल, जमीन अंसारी इज अ कार डीलर, कार्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश, कुछ लोग पैसे दे जाते हैं, कुछ को हम किस्तें बना के बेच देते हैं, एंड ऑन फाइनेंस लीज। ही हैज बीन सेलिंग कार एट फॉलोइंग टर्म्स: फेयर वैल्यू, एनुअल रेंटल, मार्केट रेट, लीज टर्म। तो मार्केट रेट ही हम यूज कर लेते हैं ना, Yes, sir. क्योंकि आपको पता है अगर वो इम्प्लिसिट रेट तो अब दिया नहीं हुआ तो डीलर मैन्युफैक्चरर में फिर मार्केट रेट यूज कर लेते हैं। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल एंड इंटरेस्ट? Yes, sir. What would be effect on sale and interest finance income if annual rental is increased to 1.8 million and all other items remain same? यार देखो पता है क्या पूछ रहा है, बड़ा आसान सा सवाल था। पता है क्या पूछ रहे हैं? कहते हैं अगर तुम इसको बढ़ा दो 18 लाख कर दो किराए को, तो क्या फर्क पड़ेगा सेल पे और इंटरेस्ट पे? अब एक ना रिलैक्स हो जाओ, पहले रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होके ये भूल जाओ कि 1.8 वाली बात दी हुई है। मुझे आप इतने से डेटे की बुनियाद पे सेल और इंटरेस्ट निकाल दो, फिर मैं 1.8 की तरफ आता हूं। इतने से डेटे की बुनियाद पे सेल और इंटरेस्ट अब मैं निकाल नहीं रहा, Yes, sir. मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। लेसर का सवाल कहां से शुरू करते हैं? मैन्युफैक्चरर डीलर का। कॉस्ट, Cost, फेयर वैल्यू, जीआई, and एनआई। sir. क्लियर? अच्छा, इस डेटे की बुनियाद पे मैं सब कुछ करने लगा हूं। कॉस्ट नहीं अवेलेबल, घूरो, Yes, sir. कॉस्ट नहीं अवेलेबल। अच्छा, मैं दो कैलकुलेशंस करने लगा हूं, एक अगर रेंटल ये हो Yes, sir. और एक अगर रेंटल 18 लाख हो। अच्छा, दूसरी चीज चेक कर लें। अच्छा यस सॉरी, मैंने ये कॉस्ट ऑफ सेल लिख दी है, बुक से काट दो। कॉस्ट, कॉस्ट नॉट गिवन, Yes, sir. ऑफ सेल लफ्ज काटो, कॉस्ट कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट नॉट गिवन, फेयर वैल्यू कितनी है? Five यार आप अपने million. क्वेश्चन खोल के रखो ना और स्क्रीन की तरफ देखो। Yes, sir. फेयर वैल्यू कितनी है? 5 million. 5 मिलियन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में मेरे ख्याल से ना डाउन पेमेंट है, ना जीआरबी यूजीआरबी है, बस रेंटल ही आएंगे। Yes, sir. रेंटल इंटू 4, ये जीआई आ गई। Yes, sir. एनआई निकलवाओ, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला 164 आ जाएगा Yes, और 4 कराए हैं, 12% रेट है। Yes, sir. ये आ गया एनआई 5000081। Yes, sir. यहाँ पे रुक के मेरे भाई, कभी जिंदगी में ऐसा किया है मैंने क्लास में कि कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई के बाद अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकाल के शो किया हो आपको? आपको पता है जीआई एनआई में क्या फर्क है? इंटरेस्ट होता है। सवाल में किसी साल के बारे में तो नहीं पूछ रहा, तो हम टोटल इंटरेस्ट के बारे में कमेंट कर सकेंगे ना। Yes, sir. मुझे बताओ, इतना सा क्लास में कई दफा करवाया मैं, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। Yes, sir. एक दो दफा क्लास में ये भी मैंने करवाया हुआ है, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इक्वल टू जीआई माइनस एनआई। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं सवाल का ओरिजिनल डाटा यूज करूं तो व्हाट इज माय सेल, जरा फोकस करना, व्हाट इज माय सेल? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, सेल इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। अगर मैं सवाल का ओरिजिनल डाटा यूज करूं,
यानी कि ओरिजिनल डेटा क्या मतलब 1.64 वाला रेंटल। Yes, sir. तो सेल आ गई 5 मिलियन और 5,000,081, क्योंकि पीवी ऑफ एलपी भी यही है ना, पीवी ऑफ यूजीआर भी है ही नहीं, Yes, sir. तो यही पीवी ऑफ एलपी है। Yes, sir. आप बताओ लोअर ऑफ पीवी ऑफ एलपी और फेयर वैल्यू, इधर आखिर में 81 लगा हुआ है, वो पूरा 5 मिलियन है। तो सेल आ गई 5 मिलियन पुराने डेटे से, Yes, sir. पुराने रेंटल से जो सवाल में दिए हुए, और इंटरेस्ट आ गया ये। अब मुझे बता दो व्हाट इज माय रेंटल, दिस, ऑन दिस रेंटल व्हाट इज माय सेल, बोलो प्लीज स्पीक आउट। 5 मिलियन ऑन दिस रेंटल, व्हाट इज माय सेल 5 million. on this rental, what is my total unearned interest? 1584715. Now I will bit change the rental and I will see the effect. थोड़ा सा रेंटल चेंज करके इफेक्ट डाल देते हैं। अब मैं स्काई ब्लू हाइलाइटर यूज करने लगा, रेंटल चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स सवाल में गिवन है, सॉरी कॉस्ट सवाल में गिवन है, Yes, sir. नहीं गिवन, गुड। कॉस्ट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। Yes, sir. फेयर वैल्यू इज गिवन, फेयर वैल्यू वही 5 मिलियन। Yes, sir. उसने क्या, ऑल डाटा रिमेन सेम, सिर्फ रेंटल बदलो। रेंटल बदलते हैं यार, रेंटल बदलेंगे तो जीआई बदलेगा, Yes, sir. रेंटल बदलेंगे तो जीआई बदल जाएगा, Yes, sir. रेंटल बदलेंगे तो एनआई बदल जाएगा। Yes, sir. Interest. अच्छा, इंटरेस्ट क्या होगा, जीआई Yes, sir. माइनस NI. एनआई। स्काई ब्लू से मुझे इंटरेस्ट हाईलाइट करवा दो, Yes, sir. जीआई माइनस एनआई। लेकिन सेल किस पे रिकॉर्ड करनी है, जरा ग्रीन हाइलाइटर में यूज कर रहा हूं, लोअर ऑफ पीवी और फेयर वैल्यू। बताओ फेयर वैल्यू और पीवी में से क्या लोअर है, फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू, 5 मिलियन। तो सेल किस पे रिकॉर्ड होगी, 5 million. 5 मिलियन पे। अब आप मुझे बता दो, सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपके दिल में बैठ जाए। अगर मैं रेंटल 18 लाख कर दूं, Yes, sir. तो मेरी सेल पे क्या फर्क पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर मैं रेंटल कर दूं इतने, तो मेरे इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ा, Interest income बढ़ गई. बढ़ गया। Yes, sir. करके चेक कर सकते हैं, मोर पेपर में क्या कर सकते हैं। Yes, sir. सवाल की रिक्वायरमेंट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल एंड इंटरेस्ट अगर रेंटल बढ़ा दें। बाकी सब सेम रखना है, इंटरेस्ट भी सेम रखना है, फेयर वैल्यू भी सेम रखनी है, सिर्फ रेंटल बढ़ाने हैं। तो नो चेंज इन सेल एंड इंक्रीज इन फाइनेंसिंग। Yes, sir. मजे के 1-2 सवाल आए हैं पास पेपर के, ठीक है चलें जी। बाकी इंशाल्लाह पेपर में मार्क्स गिविंग भी होते हैं, कंपनसेट हो जाती हैं चीज़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप हज़रात ने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम।